आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स और आंकड़े आए हैं ना, उन्हें पढ़कर एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जो नीतियां कभी सिर्फ कागज पर हुआ करती थी, वो अब सच में जमीन पर उतर रही हैं। हाँ, और ये देखना काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो इस शानदार और ऊर्जावान गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज के इस विश्लेषण का मुख्य स्रोत है द इंडिया कंपेंडियम गवर्नेंस एंड इनोवेशन मॉनिटर 2026, जिसमें 28 फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण समाचार और विकास शामिल हैं। सही कहा। और देखिए, आज हमारा मिशन सिर्फ एक के बाद एक खबरें पढ़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य इन अलग अलग लगने वाली खबरों के बीच की कड़ियों को जोड़ना है। चाहे वो गवर्नेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, पर्यावरण हो, या फिर रक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलाव, सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर शांति और गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो पिछले कुछ दशकों में देश में डिजिटल नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला हुआ करता था। एक गैप था। हाँ। एक योजना बनती थी, पर आम जीवन तक पहुंचते पहुंचते उसका असर कम हो जाता था। हाँ। लेकिन आज के स्रोत इस बात की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं कि अब ये फासला तेजी से कम हो रहा है। नीतियां अब सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि आम जीवन को सीधे तौर पर बेहतर बनाने वाले बदलाव बन चुकी हैं। और इसका सबसे बड़ा और शक्तिशाली उदाहरण हमारी डिजिटल गवर्नेंस और इकोनॉमी से जुड़ी खबरों में देखने को मिलता है। जी। स्रोत के मुताबिक पुदुचेरी में एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के तहत जो फूड सब्सिडी मिलती है, उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम CBDC कहते हैं, उसके जरिए दिया जा रहा है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS में CBDC का इस्तेमाल सिर्फ एक नया पेमेंट मेथड नहीं है, ये प्रोग्रामेबल मनी का कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामेबल मनी मतलब इसमें नियम सेट किए जा सकते हैं। एकदम सही पकड़ा। जब हम आज़ादी या सिस्टम की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि इस पैसे का मूल उद्देश्य क्या है। ये पैसा फूड सिक्योरिटी यानी अनाज और पोषण के लिए है। तो इसका मतलब जो पैसा सब्सिडी के लिए दिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल सिर्फ अनाज खरीदने के लिए ही हो पाएगा। बिल्कुल। दशकों से हमारे सिस्टम में लीकेजेस या भ्रष्टाचार की समस्या रही है, जहां वेलफेयर का पैसा कहीं और चला जाता था। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का अगला और ज्यादा सुरक्षित चरण है। इससे हकदार को उसका पूरा हक मिलेगा, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिस्टम की कमजोरियों को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, और जब आम लोगों को सहूलियत बढ़ाने की बात हो ही रही है तो डिजिटल आइडेंटिटी से जुड़ी एक और बहुत अहम खबर है। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI और गूगल वाला गठबंधन। सही कहा। UIDAI ने गूगल मैप्स के साथ पार्टनरशिप की है। अब 60,000 से अधिक अधिकृत आधार केंद्र सीधे गूगल मैप्स पर दिखाई देंगे। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत है। अक्सर लोगों को अपना आधार अपडेट करवाने के लिए असली प्रमाणिक केंद्र ढूंढने में पूरा पूरा दिन लग जाता था और कई बार तो धोखाधड़ी भी होती थी। वही ना, अब ये सीधे फोन पर मैप के जरिए मिल जाएगा। इस सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन सर्विस एक्सेसिबिलिटी के नजरिए से ये एक मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि ये डिजिटल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी रोजमर्रा के आदत जैसे मैप पर रास्ता ढूंढना उसके साथ जोड़ रहा है। और जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह आम लोगों की पहुंच में आता है तो उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात करें तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में एक जबरदस्त हलचल हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने एक नया मुकाम हासिल किया है। जी। SBI लगभग 10.9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ भारत की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और इसने IT दिग्गज TCS को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको समझने के लिए पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को आम भाषा में समझते हैं। मार्केट कैप का सीधा सा मतलब है किसी कंपनी की कुल कीमत, जो उसके शेयर्स की कीमत और मार्केट में मौजूद टोटल शेयर से तय होती है, राइट? बिल्कुल। एक ट्रेडिशनल पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे लोग अक्सर मानते थे कि यह बहुत धीमे या पुराने ढंग से काम करता है, उसका TCS जैसी ग्लोबल IT जायंट को पीछे छोड़ना ये बताता है कि बैंकिंग सेक्टर लगातार विकास कर रहा है। निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है इन कोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर। हाँ, और निवेशकों के भरोसे को और मजबूत करने के लिए रेगुलेटर सेबी की तरफ से भी एक नया प्रस्ताव सामने आया है। हाँ, सेबी ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs के लिए T+1 प्राइसिंग फ्रेमवर्क का एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है।
अब ETF और T+1 ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? बहुत वाजिब सवाल है। सबसे पहले ETF को समझते हैं। ETF एक ऐसी टोकरी है जिसमें अलग अलग शेयर्स होते हैं और इसे आम शेयर की तरह ही खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, समझ गई। और ये T+1 क्या भला है? देखिए, T का मतलब है ट्रेड का दिन और T+1 का मतलब है अगला दिन। मान लीजिए मार्केट में ट्रेड किया गया, पहले उसका पूरा हिसाब किताब होने में लंबा समय लग जाता था। यानी पैसे आने में कई दिन लगते थे। हाँ, पर अब आज आपने खरीद फरोख्त की और अगले ही दिन आपका सेटलमेंट क्लियर हो गया। इससे कीमतों में आने वाला अंतर कम होगा, मार्केट में पैसा तेजी से घूमेगा और सबसे बड़ी बात, निवेशकों की सुरक्षा बेहतर होगी। यानी सिस्टम जितना तेज होगा उतना ही सुरक्षित भी होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी तो पैसे की जरूरत होती है। सही कहा। और इसी दिशा में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC ने जापानीज बैंक्स के एक कंसोर्शियम के साथ एक बड़ा लोन एग्रीमेंट किया है। जापानीज बैंक्स के साथ ही सहयोग क्यों? क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और इसका फायदा आने में लंबा समय लगता है। ऐसे में लंबा और सस्ता क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी होता है। और जापान अपने कम ब्याज दरों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए जाना जाता है। एकदम ठीक। ये अग्रीमेंट हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने में बड़ा कदम साबित होगा। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस राष्ट्रीय स्तर से निकलकर अगर हम थोड़ा राज्यों की तरफ देखें तो वहां भी गवर्नेंस के कई नए मॉडल सामने आ रहे हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस गवर्नेंस में FSIB ने GIC री के CMD के रूप में हितेश रमेश चंद्र जोशी के नाम की सिफारिश की है। वहीं दूसरी तरफ राज्यों में अपनी पहचान और शिक्षा को लेकर नए फैसले हो रहे हैं। जैसे सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि वहां के पक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, किसी भी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता, उसमें वहां की भावना और इतिहास भी जुड़ा होता है। ये क्षेत्रीय पहचान और उन नायकों को सम्मान देने की कोशिश है जिन्हें शायद इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है जहां राज्य अपनी विरासत को संजो रहे हैं। और इसका एक और उदाहरण हरियाणा में दिखता है। हाँ, वहाँ CM श्री स्कूल शुरू किए जाएंगे। हमने केंद्र सरकार के PM श्री स्कूल्स के बारे में सुना है जो पब्लिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हैं। और हरियाणा ने उसी तर्ज पर अपना राज्य स्तरीय मॉडल पेश किया है। ये दिखाता है कि कैसे केंद्रीय नीतियों को राज्य अपने अनुरूप ढालकर जमीन पर उतार रहे हैं। इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होता है। और शिक्षा तो ऐसी बुनियाद है जो देश का भविष्य तय करती है। इसका सीधा असर देश के आने वाले विज्ञान और तकनीक के विकास पर पड़ेगा। विज्ञान की बात चली है तो ध्यान देने वाली बात है कि 28 फरवरी का दिन अपने आप में इतिहास के पन्नों में बहुत खास जगह रखता है। बिल्कुल। एक तरफ ये दिन दुनिया भर में रेयर डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों के सपोर्ट फ्रेमवर्क के बारे में जागरूकता फैलाना है। और वहीं दूसरी तरफ भारत में ये नेशनल साइंस डे है। यह दिन 1928 में सर CV रमन द्वारा की गई रमन इफेक्ट की महत्वपूर्ण खोज की याद दिलाता है, जिसके लिए उन्हें आगे चलकर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सही का, एक तरफ हम पुरानी योगांतरकारी खोज का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ भविष्य की चुनौतियों जैसे दुर्लभ बीमारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम 1928 की लाइट स्कैटरिंग की खोज से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ड्रिवन युग तक आ गए हैं। AI का दबदबा वाकई तेजी से बढ़ रहा है। और स्रोत बताते हैं कि ग्लोबल लेवल पर भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। UN की एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI बनाई गई है, जिसमें IIT मद्रास के प्रोफ B रविंद्रन को नियुक्त किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। साथ ही ग्लोबल AI एक्सपेंशन के इस दौर में OpenAI जैसी शीर्ष कंपनी ने भारतीय मूल के अरविंद केसी को अपना चीफ पीपल ऑफिसर बनाया है। ये क्या दर्शाता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारत अब AI की दुनिया में सिर्फ टेक कंज्यूमर या कोड लिखने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि अब हम नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल। UN का मंच वो जगह है जहां ग्लोबल AI के नियम, उसके एथिक्स और पॉलिसीज तय हो रही हैं, जिसे हम नॉर्म सेटिंग कहते हैं। और OpenAI जैसी कंपनी उस तकनीक को दुनिया तक पहुंचा रही है। दोनों जगह भारतीय प्रतिभा का होना निर्णायक भूमिका को दर्शाता है। AI का नियम तय करने के साथ साथ इसका इस्तेमाल अब एक्चुअल पब्लिक हेल्थ और साइंस में भी होने लगा है।
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी डीबीटी के 40वें फाउंडेशन डे पर सुजविका पोर्टल लॉन्च हुआ है, जो कि एक AI इनेबल्ड बायोटेक प्रोडक्ट डेटा पोर्टल है। आमतौर पर किसी पोर्टल और इस सुजविका पोर्टल में क्या फर्क है? लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी चुनौती होती है डेटा का विशाल आकार। डीएनए सीक्वेंसेस और क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा इतना जटिल होता है कि आम सॉफ्टवेयर उसे समझ नहीं सकते। तो वहाँ AI मदद करेगा। हाँ, सुजविका पोर्टल इस डेटा को AI की मदद से मैनेज करेगा और ऐसी पैटर्न्स ढूंढेगा जो इंसानी दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। इससे नई दवाइयां और वैक्सीन बनाने में लगने वाला समय कई गुना कम हो जाएगा। वैक्सीन से याद आया, स्वास्थ्य से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री द्वारा अजमेर से एक देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बड़ा कदम है। अक्सर हम देखते हैं कि बीमारी होने के बाद इलाज पर ज्यादा जोर होता है, लेकिन ये तो शुरुआत में ही बीमारी को रोकने की कोशिश है। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर्स में से एक रहा है। एक ऐसी बीमारी जिसे सिर्फ एक वैक्सीन से पूरी तरह रोका जा सकता है, उसके लिए देशव्यापी अभियान शुरू करना एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हमेशा क्यूरेटिव हेल्थ केयर से बेहतर होता है, क्योंकि ये जाने तो बचाता ही है, देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाले आर्थिक बोझ को भी कम करता है। बिल्कुल। अब स्वास्थ्य की बात हो और उसमें पर्यावरण के स्वास्थ्य का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। पर्यावरण को लेकर अक्सर हम सिर्फ नियम सुनते हैं, लेकिन इस बार एक नई शुरुआत हुई है। भारत का पहला जीरो प्राइज लॉन्च किया गया है। हाँ, 5 करोड़ रुपए के कॉर्पस वाला ये इनाम, जिसका उद्देश्य साइंटिफिकली वैलिडेटेड पोल्यूशन रिडक्शन को प्रोत्साहित करना है। पर एक सवाल उठता है, पुराने मॉडल्स में भी तो पैसे लगते थे, ये जीरो प्राइज उनसे अलग कैसे है? देखिए, पुराने मॉडल में इनपुट पर ध्यान होता था, यानी आपने कितना पैसा लगाया या कितने पेड़ लगाए, लेकिन जीरो प्राइज आउटकम बेस्ड एनवायरमेंटल गवर्नेंस का हिस्सा है। आउटकम बेस्ड यानी नतीजे पर आधारित। सही कहा। इसका सीधा सा मतलब है नतीजा दिखाओ, इनाम पाओ। अगर कोई कंपनी दावा करती है कि उन्होंने प्रदूषण कम किया है, तो उस दावे को साइंटिफिकली परखा जाएगा। जब पक्के सबूत होंगे तभी इनाम मिलेगा। हाँ, सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, नतीजे मायने रखते हैं। ये मार्केट लिंक्ड सस्टेनेबिलिटी इंसेंटिव्स के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण से ही जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय खबर भी है। भारत और नेपाल के बीच वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस और इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए एक MOU हस्ताक्षर हुआ है। देखा जाए तो प्रकृति किसी देश की राजनीतिक सीमाएं तो मानती नहीं। नदियां और जंगल दोनों देशों के आर पार होते हैं, इसलिए इनका संरक्षण कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। ये MOU ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी की अहमियत समझाता है। जब पड़ोसी देश मिलकर इकोसिस्टम मैनेज करते हैं तो इसका फायदा पूरे क्षेत्र को मिलता है। और भूगोल की यही स्थितियां हमारी रक्षा नीतियों को भी आकार देती हैं। एक मजबूत देश के लिए उसकी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस सिलसिले में एक प्रभावशाली घटना सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी बॉर्डर के पास प्रचंड हेलीकॉप्टर में 25 मिनट की उड़ान भरी। एक सुप्रीम कमांडर का इस तरह से इंडिजिनस यानी स्वदेशी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरना सिर्फ एक सॉर्टी नहीं थी, ये एक विशाल सामरिक मैसेज था। प्रचंड पूरी तरह से भारत में बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, राइट? हाँ, जो हाई ऑल्टीट्यूड और मुश्किल स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। पश्चिमी बॉर्डर जैसी सेंसिटिव जगह पर उड़ान भरना ये साबित करता है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है। और जमीन पर भी रक्षा तैयारियों का नमूना देखने को मिला। इंडियन आर्मी द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज अग्निवर्षा का आयोजन किया गया। पोखरण हमेशा से मिलिट्री टेस्टिंग के लिए अहम रहा है। ये ड्रिल एक हाई इंटेंसिटी ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज थी। इसका मुख्य उद्देश्य डेजर्ट वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस यानी रेगिस्तानी युद्ध की तैयारियों को परखना था। रक्षा और भौगोलिक प्रगति के अलावा अंतरिक्ष यानी स्पेस का क्षेत्र भी लगातार हलचल में है। खबर है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को ने चीन से अपना दूसरा इंडिजिनस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EO2 लॉन्च किया है। अंतरिक्ष को अक्सर हम ग्लोबल सुपर पावर्स की दौड़ मानते हैं, लेकिन अगर हम तटस्थ नजरिए से देखें तो हर देश अपनी जरूरतों के हिसाब से अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट हो या मौसम की जानकारी। बिल्कुल। EO2 का लॉन्च इस बात का प्रमाण है कि एक क्षेत्रीय स्तर पर भी स्पेस कंपटीशन और विकास चल रहा है। दौड़ अंतरिक्ष की हो या पहाड़ों की, इंसानी जज्बा ऊंचाइयां छूना चाहता है।
NIM और जिम NWS की जॉइंट टीम ने साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जिसे हम एडवेंचर डिप्लोमेसी भी कहते हैं। जब हमारे माउंटेनियर्स दुनिया के दूसरे कोने में परचम लहराते हैं तो ये हमारे इंस्टीट्यूट्स की हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की उत्तमता को दर्शाता है। और अंत में स्पोर्ट्स और अवेयरनेस की एक और खबर, सचिन तेंदुलकर को UN ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी बनाया गया है। दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट्स लाखों जाने लेते हैं। इसे सिर्फ नियम बनाकर नहीं रोका जा सकता। सचिन तेंदुलकर जैसी शख्सियत जब ट्रैफिक सेफ्टी की बात करेगी तो उसका असर सीधे लोगों के दिलों और आदतों पर पड़ेगा। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम आज के इस गहन विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि कैसे डिजिटल इनोवेशन, चाहे वो CBDC हो या आधार का गूगल पर आना, गवर्नेंस को आम जीवन की सहूलियत बना रहा है। इकोनॉमी में T+1 प्राइसिंग और SBI की बढ़ती वैल्यू, विज्ञान में AI पैनल, पर्यावरण में जीरो प्राइस और रक्षा में प्रचंड की उड़ान सब एक तीव्र प्रगति को दर्शाते हैं। एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर हम फूड सब्सिडीज के लिए डिजिटल करेंसी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए सुजवीका AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और जीरो प्राइस जैसे नतीजों पर आधारित इनाम दे रहे हैं, हाँ, तो क्या भविष्य में हम एक ऐसा पूरी तरह से ऑटोमेटेड AI सिस्टम देख सकते हैं जहां किसी भी कंपनी को पब्लिक मार्केट्स जैसे सेबी का एक्सेस तभी मिलेगा जब उनका एनवायरमेंटल पोल्यूशन डेटा सीधे रियल टाइम AI सेंसर्स द्वारा जीरो प्रमाणित किया जाए? वाह, ये सच में विचार उत्तेजक है। एक ऐसा सिस्टम जहां नियम मानना किसी इंसान पर निर्भर ना हो, बल्कि सिस्टम का डिफॉल्ट कोड बन जाए। बिल्कुल। आज इस डीप डाइव से जुड़ने वाले सभी सीखने वालों के लिए ये चर्चा ज्ञान का एक बेहतरीन भंडार रही। उम्मीद है इस गहन चर्चा से सभी को एक नई दिशा मिली होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।